YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KP के बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये A सेट दिया हुआ है और ये B सेट दिया हुआ है। देन वेरीफाई करना है A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू है A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, यानी A कम्प्लीमेंट और B कम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन। तो आइए इनको वेरीफाई कर। तो ये मैंने सेट्स को लिख लिया, तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड है वो वेरीफाई करेंगे। यानी कि वेरीफाई करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मालूम करेंगे। तो जब ये कंप्लीमेंट का साइन ब्रैकेट के ऊपर होता है तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले जो इस ब्रैकेट के जो कंप्लीमेंट के नीचे नीचे ना पहले A यूनियन B, पहले A यूनियन B मालूम करें। तो ये A यूनियन B, पहले A था A सेट आ गया, फिर B था B सेट आ गया, इनके दोनों के दरमियान में यूनियन था, यूनियन का साइन आ गया। दो सेटों के यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर तरतीब के साथ लिख देना होता है। तो जो एलिमेंट दोनों तरफ आ रहा है उसको एक दफ़ा, लेकिन इसमें ये 1, ये फिर 2, ये 3, ये 4, इधर 5, ये 6, ये 7, फिर ये 8, 9 दोनों तरफ ही नहीं है, तो ये 10। अब ये A यूनियन B आ गया। अब हमने मालूम करना है इसका कंप्लीमेंट। अब इसके कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस करना है। तो पहले यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, फिर A यूनियन B का जो आंसर आया फिर वो आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखें यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स हैं और A यूनियन B में सारे नंबर हैं, सिर्फ 9 नहीं था। तब नीचे डिफरेंस का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने होते हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। तो सिर्फ 9 एक ऐसा एलिमेंट है जो पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, बाकी तमाम जो एलिमेंट हैं वो इधर भी हैं और उधर भी हैं, इसलिए वो नहीं आएंगे। सिर्फ वो वाले एलिमेंट आना है जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो। तो ये बेटा इसकी लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब इसकी राइट साइड का आंसर मालूम करने के लिए A कम्प्लीमेंट अलग से मालूम करेंगे, B कम्प्लीमेंट अलग से मालूम करके फिर उनका दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो अब A कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल में से हमने A को माइनस करना है। तो पहले यूनिवर्सल सेट आ जाएगा फिर A आ जाएगा। इस तरह B कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से B को माइनस करना है। जिसका भी कम्प्लीमेंट मालूम करना होता है ना यूनिवर्सल में से उसी को माइनस किया जाता है। आइए पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं फिर A सेट, इसका यूनिवर्सल सेट लिखते हैं फिर B सेट। तो अब डिफरेंस का मतलब ये होता है कि पहले नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं। ये देखें इसमें ये 1 उधर भी है उधर भी है, उधर 2 नहीं है, उधर 4 नहीं है, उधर 6 नहीं है, उधर फिर 8, 9, 10 इधर है, इधर 8, 9, 10 नहीं है। 8, 9 एंड 10 ये आंसर आ गया A कम्प्लीमेंट का। अब इस तरह B कम्प्लीमेंट में पहले यूनिवर्सल सेट आ गया फिर B सेट आ गया। तो नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं है। डिफरेंस का मतलब भी यही होता है। अब इसमें देखें इधर आ जाएगा 1 इधर है, उधर नहीं है, इधर 3 भी नहीं है, इधर 5 भी नहीं है, इधर 7 भी नहीं है, इधर 9 भी नहीं है, भाई यहाँ तक ही है। ये वाले एलिमेंट इधर हैं और ये वाले एलिमेंट इधर तो है लेकिन ये वाले एलिमेंट इधर नहीं है। अब ये A कम्प्लीमेंट और ये B कम्प्लीमेंट इन दोनों का हमने करना है इंटरसेक्शन। आइए इनको लिखते हैं A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। तो पहले A कम्प्लीमेंट का आंसर लिख लेते हैं। तो ये हमने A कम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ से दे के लिखा है और B कम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला B कम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला यहाँ से दे के लिख लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन मीन तकाते, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या इसमें कॉमन आ रहा है, सिर्फ 9 ही है जो दोनों तरफ है और इसके अलावा कोई एलिमेंट भी इनमें एक जैसा नहीं है। तो ये इसका आंसर 2 आ गया। अब देखिए इसका जो लेफ्ट साइड थी उसका आंसर भी 9 था और जो राइट साइड का आंसर है उसका आंसर भी 9 है। तो लेफ्ट और राइट दोनों से प्रूव हो गया कि इसका आंसर इक्वल। एंड पे हम ये लिख देंगे फ्रॉम 1 to
इज वेरीफाइड दैट, ये वही प्रॉपर्टी जो उन्होंने ऊपर लिखी थी वो हम लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा ट्रिकी सा ही है लेकिन बड़ा आसान भी है। इन अ सर्वे अ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 20 स्टूडेंट हैव कार्स। एक स्कूल में बच्चों से पूछा गया या सर्वे किया गया कि 20 बच्चों के पास, 20 स्टूडेंट के पास कार है, 15 स्टूडेंट हैव मोटर बाइक, 15 स्टूडेंट के पास मोटर बाइक है, 5 स्टूडेंट हैव बोथ, और उसमें से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीज़ें ही हैं, कार भी है और मोटर बाइक भी है, एंड 3 डोंट हैव एनी ऑफ देम, और 3 उसमें से ऐसे हैं जिनके पास उसमें से कुछ भी नहीं है। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द सर्वे, तो सर्वे के अंदर कितने स्टूडेंट शामिल थे, यानी टोटल स्टूडेंट की तादाद बतानी है। तो इसमें जो स्टार्ट करना है ना हमने, वो सबसे पहला स्टार्ट हमारा यहाँ से होना है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है। इसमें 2 तरह की चीज़ों के नाम लिए गए हैं, एक इसमें कार है, दूसरा इसमें मोटर बाइक है। तो ये इसका जो आसान ट्रिक है ना इसको सॉल्व करने का, वो वेन डायग्राम है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जैसा कि हमें यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे 2 तरह की हैं चीज़ें, एक इसमें कार है, एक बाइक है, और कुछ उसके पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके पास दोनों ही हैं, यानी कुछ कॉमन्स भी हैं। इनका जो वेन डायग्राम के सर्कल बनेंगे ना ऐसे करके बनेंगे। एक में आप कार लिख लें और एक में मोटर बाइक। अब इसमें सबसे पहले ये तो सर्कल हो गया कार्स का, ये सर्कल हो गया मोटर बाइक्स का। तो अब कुछ ऐसे हैं जिनके पास कार्स हैं वो तो कार्स के अंदर आ जाएंगे, जिनके पास बाइक्स है वो बाइक्स वाले सर्कल में आ जाएंगे, जिनके पास दोनों हैं वो दोनों में आ जाएंगे, और जिनके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है वो इन सर्कलों से बाहर खड़े रहेंगे। तो ये 3 है, ये उनकी तादाद है। 3 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वो लिखने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास वो लिखने हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ों वालों की तादाद उस जगह पे आएगी जहाँ पे दोनों सर्कल कॉमन है। ये तो 5 बच्चे वो हैं जिनके पास जो कार के सर्कल में भी आ रहे हैं और मोटर बाइक के सर्कल में भी आ रहे हैं। अब देखिए अगली बात, अब इस स्टेप पे आ जाएं। कार्स वाले टोटल कितने हैं? 20। 5 ये आगे, तो ये 20 में से 5 ये आगे, तो बाकी कितने रह गए हैं? 15। अब अगर आप कार के सर्कल वाले को देखें, कार के सर्कल को देखें तो टोटल कार के सर्कल के अंदर 15 और 5 ये टोटल कार्स के सर्कल के अंदर ये 20 ही आ रहे हैं। इसके बाद मोटर बाइक्स वाले टोटल 15 है और मोटर बाइक के सर्कल में 5 ये हैं, तो बाकी रह जाएंगे 10। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब इन सारे जो नंबर्स हमने लिखे हैं ना, इन नंबर्स की हमने इनको प्लस कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल स्टूडेंट, इन सबको प्लस कर लें। 3 प्लस इनको क्या करें, 15 और 5 20 में 10 प्लस किए 30 में ये 3 प्लस करेंगे तो 33। ठीक, ये बेटा इसका आंसर है। ये असल में होता है ऐसे है कि कुछ बच्चे क्लास में खड़े होते हैं, जैसे उनको कहते हैं कि जिनके घरों में कार्स हैं वो बच्चे बाहर आ जाएं, वो 20 बाहर आ गए। उसके बाद फिर उन बच्चों को वापस भेज देते हैं। वो नोट कर लिया कि कार वाले 20 बच्चे हैं, फिर बच्चों को वापस भेज दिया। फिर कहा है कि वो बच्चे हैं जिनके पास बाइक्स हैं घरों में, तो वो फिर उसी क्लास में से 15 बच्चे बाहर आ गए। वो नंबर उनकी तादाद नोट कर ली, फिर कहीं आप फिर वापस क्लास में चले जाओ। अब वो बच्चे बाहर आ जाए जिनके पास कार भी है और जिनके पास बाइक्स भी है, तो जब वो बच्चे बाहर आते हैं तो वो 5 होते हैं। फिर इनको बच्चों को वापस भेज दिया, फिर कहते हैं कि वो बच्चे बाहर हैं जिनके पास ना कार है ना बाइक है, वो 3 है। तो इस तरह करके ये बच्चे होते हैं। तो फिर इनको सबसे पहले जिनके पास कुछ नहीं है, ना कार ना सर्कल, उनको बाहर उनकी तादाद लिखें। उसके बाद जो उनके साझे हैं कॉमन है वो कॉमन एरिया में लिखें। फिर सर्कल के कार के टोटल क्योंकि 20 होते हैं तो 5 यहाँ पे आ गए, 15 बाकी बच गया, तो ये इनका सर्कल में टोटल बन गए 20। इस मोटर बाइक्स के 5 इधर हैं, टोटल हमने 15 करने होते हैं बाइक्स वाले में भी, तो 5 और 10 15, ये बाइक्स के भी टोटल 15 बन जाएंगे। तो फिर सारे नंबर्स को प्लस किए तो टोटल इनके नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आ गया।
ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा वीडियो में ज़रूर इसके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिसेस रजिया पेड हर ड्राइवर 2500 रुपीज़ फॉर 5 डेज़। ये 5 डेज़ का वो 2500 पे कर रही है। व्हाट अमाउंट विल ही पे, वो कितनी अमाउंट पे करेगी, यानी इसमें रुपीज़ मालूम करनी है फॉर 10 डेज़। तो 10 डेज़ के लिए वो कितना पे करेगी। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। तो इसमें क्योंकि दो तरह की अमाउंट्स हैं, एक इसमें जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको पहले लिख लें और दूसरे डेज़ हैं वो डेज़ को बाद में लिख लें। अब फर्स्ट लाइन में वो आ जाएगा जो दोनों मालूम होती हैं, 5 डेज़ और 2500 रुपीज़। फिर 10 डेज़ के लिए कितना पे करना है जो मालूम करना होता है वो हम वहाँ पे x लिख लेंगे। अब इसमें इनको सॉल्व करने के एक तो ये क्योंकि दो ही रेशो हैं तो इनको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर दो से ज़्यादा हो तो फिर वो इसमें जो दूसरा मेथड है एरो वाला वो भी किया जाता है। हमें पता है कि जब एक वैल्यू ज़्यादा होने से दूसरी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर ये दो ही रेशो दी हो ना तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें फिर भी हो जाता है। तो पहले x वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है ना, x इधर ही रह जाएगा, 5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 5 1 दा 5 2 दा, अब 2500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। अब उन्होंने इसके ग्राफ के बारे में कहा है कि इसका ग्राफ भी ड्रा करें। ग्राफ इसका चाहे ग्राफ पेपर पे आप बना लें, एक तरफ डेज आ जाएंगे एक तरफ रुपीज़ आ जाएंगे उनके, क्योंकि 5 और 10 डेज की बात कर रहे हैं। ऐसे करके इक्वली आपने गैप रखना है स्केल के साथ, चाहे कर लें आप लाइनें ड्रा करके ना, कि जैसे ये और ये यहाँ पे 5 डेज कर लें, यहाँ पे 10 कर लें। इसी तरह आगे भी अगर इतने गैप के साथ ही करना चाहें तो कर लें। इसी तरह दूसरे रुख में भी आप इसी तरह इनका इक्वल गैप रखते हुए इनको लिख लेंगे हम। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2500 रुपये, फिर 5000, 7500। अब पहले जो अमाउंट थी वो थी 5 डेज में ये 2500, ठीक है। फिर 10 डेज और 5000 के दरमियान में आ जाएगा, यहाँ पे भी और इधर भी ये। तो इनको उन्होंने कहा है कि शो करो ग्राफ पे भी। तो इसको ग्राफ हम इस तरह भी शो कर सकते हैं कि जैसे ये इन दोनों को अब ना, क्योंकि मैंने अंदाजे से ड्रा किए हैं तो इस तरह करके ना ये लाइन आपस में मिल जाएगी। तो ये इस तरह करके इनका ग्राफ बन जाएगा। ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ठीक हो गया। तो ये ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट मैंने कर दिया है। अब नेक्स्ट है, इफ अ मोटर बाइक नीड्स 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फॉर अ ट्रैवल ऑफ 160 किलोमीटर। 20 लीटर्स पेट्रोल हो तो वो 160 किलोमीटर उससे हम चल सकते हैं, जा सकते हैं। फॉर हाउ मच पेट्रोल, इसको इंग्लिश में पेट्रोल कहते हैं, उर्दू में पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड, कितना पेट्रोल चाहिए टू ट्रैवल 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर का ट्रैवल करना हो। आल्सो इट्स ड्रा इट्स ग्राफ, और ग्राफ भी इनका बना। तो इसमें भी लीटर्स और किलोमीटर्स हैं। अगर 20 लीटर्स हो तो 160 किलोमीटर, और कह रहे हैं कि 360 किलोमीटर्स के लिए कितने लीटर चाहिए। तो हमें पता है कि जब किलोमीटर पहले से ज़्यादा हो जाएंगे तो लीटर भी पहले से ज़्यादा ही पेट्रोल चाहिए। तो एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू बढ़ रही हो ना, तो ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये छोटी वैल्यू है ना, इसमें हम दो वैल्यू तो क्रॉस में, या अगर इन्वर्स हो तो ऐसे सीधी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब 160 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब x इधर ही रह जाएगा, ये 160 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इनको हम कैंसिल कर लेते हैं। 0 के साथ 0 कट गया, 2 1 दा, 2 8 दा, और 8 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 8 1 दा, 8 4 दा, और 8 5 दा 40। तो x की वैल्यू आ गई 45 लीटर्स।
अब इनको हमने उसके ऊपर प्रेजेंट करने हैं ग्राफ के ऊपर, इनका ग्राफ बनाते हैं। अब ये ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने स्केल के साथ जो 1/2 सेंटीमीटर होता है ना, तो उसका मैंने हाफ किया है, जो टोटल 1 सेंटीमीटर है, हाफ को 50, इसी तरह आगे 50-50 का गैप दे के ये मैंने इस तरफ किलोमीटर्स कर दिए, और इस तरफ जो 1/2 सेंटीमीटर को मैंने 5 की इक्वल कर दिया 5 लीटर्स में। तुम्हारी पहली वैल्यू थी 20 लीटर्स हैं, या 20 लीटर्स और 160 किलोमीटर। तो 20 की लाइन इधर से बनेगी, आप चाहे इसको डॉटर लाइन ड्रा कर लें, और इस तरफ जो 160 की होगी ना, 160 वो 150 से थोड़ा सा ऊपर आएगी इधर से। तो जिस जगह पे ये दोनों पॉइंट मिलेंगे ना, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया, ये एक्स्ट्रा लाइन जो है ना, ये हम इनको रेज कर लेंगे बाद में। दूसरी वैल्यू हमारी थी कि इनका जैसे कि आंसर आया है कि 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर का आंसर आया 45 लीटर। तो 45 हमारा इधर है, यह 45 से ऊपर को हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी, डॉटर लाइन ड्रा करें, और दूसरी तरफ था 360, तो 360 350 से थोड़ा सा ऊपर आएगा एक पॉइंट, इधर से आएगा, एक डॉटर लाइन इधर से आ जाएगी। जिस जगह पे जिस पॉइंट पे दोनों मिलेंगे ना, वो हमारा इसका आंसर होगा, ये वाला। ठीक हो गया। अब इनको आपने दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये तो ये बेटा इसका ग्राफ बन चुका है। पर इनके एंड पे ना एरो हम लगा सकते हैं। एरो का मतलब होता है ये लाइन को हम जितना भी आगे पीछे बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें हम कर सकते हैं जिधर को मर्जी। अब क्वेश्चन है, इफ 15 मेंस टेक 85 डेज टू बिल्ड अ वॉल, 15 आदमी एक दीवार को बनाने में 85 डेज उनका वक्त लगता है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 10 मैन। तो अगर 15 की बजाय 10 बंदे काम करना शुरू हो जाए तो वो कह रहे हैं कि फिर कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी बनाना है। अब इसमें दो तरह की वैल्यू है, एक मेंस है एक डेज है। वो कह रहे हैं कि अगर 15 मेंस हों तो उनको दिन लगते हैं 85, ठीक है ना, 85 डेज में वो दीवार बना देते हैं। हाउ लॉन्ग टेक फॉर 10 मेंस, अगर 10 मेंस लग जाए तो फिर कितना टाइम लगेगा, जो मालूम करना है वो ऐसे लिख देंगे। हमें पता है कि दीवार वही है, जब 15 बंदे हों तो 85 डेज में बना लेते हैं। आदमी पहले से कम हो गए हैं, आदमी कम हो जाएंगे तो वही दीवार पहले से ज़्यादा टाइम में बनेगी, ज़्यादा वक्त लगेगा। तो एक वैल्यू के कम होने से दूसरी वैल्यू हमें अंदाज़ा है कि पहले से ज़्यादा हो जाएगी। एक वैल्यू कम हो रही हो एक ज़्यादा हो रही हो, तो ये होता है इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स प्रपोर्शन में एक तरीका तो जो शॉर्ट तरीका ना, अगर दो वैल्यू दिए हों, दो रेशो, तो फिर तो हमको इन्वर्स में आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, ठीक है ना। तो अब ये 10 पहले x वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, 10x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 85। अब 10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा 10। तो अब जिस तरह कि हम देख रहे हैं कि ये 10 के साथ पूरा पूरा तो डिवाइड कोई नहीं हो रहा, लेकिन ये 5 से हो रहा है, 5 3 दा 5 2 दा। अब 85 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा 255 डिवाइड बाय 2। इसको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर ये डेसिमल में आता है 127.5। तो ये डेज हैं, यानी कि 127 डेज पूरे और अगला दिन हाफ, इतने डेज उस पर लग जाएंगे। अब इसका हम ग्राफ पेपर के ऊपर इनको ड्रा कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ को। अब पहले वैल्यू थी कि 15 मेंस हों, ये 15 है, और 85 डेज हैं। ये 15 के सामने हम एक डॉटर लाइन ड्रा कर लेते हैं ऊपर को, 85
ये 80 और 100 के दरमियान 90 है, 90 और 80 के दरमियान में होगा ना वो 85 होगा। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिलती है ना, ये इसका पॉइंट आ गया। अब दूसरा था 10 मेंस, 10 की लाइन ये वाली है, इसकी डॉटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो इसका आंसर था 127.5, 127। ये 20 है और ये 40 है, इनके दरमियान में 130 होगा, 130 से थोड़ा सा नीचे। इस पॉइंट पे दोनों लाइन आपस में मिल रही हैं। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये तो ये बेटा इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। अब इसमें क्वेश्चन है 10 लाइन्स कैन ईट 500 kg मीट इन 10 डेज। 10 लाइन्स हैं, 10 मतलब शेर हैं, वो 500 kg मीट जो गोश्त हैं वो 10 दिनों में खा जाते हैं। हाउ मैनी लाइन्स, लाइन्स फाइंड करने हैं। विल ईट द सेम मीट, मीट वही है 5 kg। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 kg है तो उधर भी 5 kg है, तो फिर चाहे ये ना ही लिखे आप, चाहे यहाँ पे ना वैल्यू में इसको लिखने की जरूरत नहीं। इन 5 डेज आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। अब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक लाइन्स है और दूसरा डेज है। मीट क्योंकि दोनों साइडों पे इक्वल है, जो वैल्यू दोनों तरफ इक्वल होती है ना वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें डेज और लाइन 10 दिनों में, यानी कि जितना भी मीट था वो 10 लाइन 10 दिनों में खाते हैं। तो 5 दिन, अगर 5 दिन हों तो 5 दिनों में अगर वही मीट है हमने 10 दिनों की बजाय 5 दिनों में हम चाह रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए, तो वो कितने लाइन्स होंगे, कितने शेयर होंगे। तो हमें पता है कि जब वो जल्दी ख़त्म करना हो तो लाइन पहले से ज़्यादा हो जाएंगे। अगर डेज कम है, मीट उतना ही है, तो अगर 5 दिनों में ख़त्म करना हो तो उसको अब उसको 10 थोड़ी ना खा सकते। 10 जो लाइन है वो तो 10 kg यानी कि 10 दिनों में खाएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 10 की बजाय 5 दिनों में ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए ये होगा कि लाइन पहले से ज़्यादा हो जाएंगे। डेज कम होने से लाइन पहले से ज़्यादा करने पड़ेंगे। एक वैल्यू कम हो रही हो, एक ज़्यादा हो रही हो पहले से, वो होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन मीन सीधा। तो इन्वर्स में ना ऐसे अगर दो वैल्यू तो हम इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 को x से इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 द 100। ये 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये 20 लाइन जो होंगे ना वो 5 दिनों के अंदर उतना मीट खा जाएंगे। ये तो इसका आंसर आ गया। अब इसका हम इसको ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें पहला ये था कि 10 डेज में 10 kg, ये इस तरफ kg है, ठीक है ना, इस तरफ लाइन्स हो गए और इस तरफ डेज हो गए। तो 10 डेज के अंदर पहले 10 डेज की हम एक डॉटर लाइन ड्रा कर लेते हैं और वो 10 डेज के अंदर 10 लाइन जो है ना उसको फिनिश करते हैं मीट को। ये पॉइंट आ गया हमारा। अब दूसरा आया जो हमने अभी कैलकुलेशन किया, उसमें ये आ गया कि जो 5 डेज के अंदर 20, ये 5 और 20 के दरमियान में लाइन ड्रा करेंगे। पहले ये 5 डेज की लाइन ड्रा की, इसका आंसर आया 20 लाइन। तो 20 से ये, अब इस डायरेक्शन में हम लाइन ड्रा कर देंगे। इतनी की लाइन काफ़ी है, बस एंड पे एरो बना दें दोनों साइड पे। तो ये इनका ग्राफ बन चुका है। इसमें जो एक्स्ट्रा लाइन है वो चाहे आप उसको ना बाद में ड्रा कर दें, जैसे एक लाइन इधर से आई इधर से आई, एक्स्ट्रा अरेज कर दें, इधर से आई इधर से आई, एक्स्ट्रा होती है ना वो अरेज कर दें। अगर रहने भी देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेहतर होता है कि नीट एंड क्लीन हो जाएगा, उसको आप अरेज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फैक्ट्री कैन मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना, तैयार करना। 200 आइटम्स, 200 वो चीज़ें बनाती है, जो भी वो चीज़ बना रही है वो 200 बना लेती है इन अ डे यूजिंग 10 मशीन, यानी कि 10 मशीनें चल रही हों तो एक दिन के अंदर वो 200 आइटम्स तैयार कर लेते हैं। हाउ मैनी आइटम्स कैन
मैन्युफैक्चर्ड बाय 14 मशीन्स इन 4 डेज। वो मशीनें वही हैं, वो कितने आइटम बनाएंगी, इसमें आइटम्स मालूम करने हैं और वो 14 मशीनें हो जाएं। पहले 10 मशीनें थी, अब 14 मशीन्स हैं और 4 डेज़ में। तो जो इसमें मालूम करना है ना उसको हम लिख लेंगे पहले, आइटम्स को पहले लिख लें, बाकी मशीन और डेज़। तो अब ये कंपाउंड जो प्रपोर्शन आ गई है इसके अंदर, इसका जो डिटेल से कंसेप्ट है वो मैंने इसी बुक की 1.18 एक्सरसाइज में मैंने उसके बहुत से क्वेश्चन सारे इसी मेथड पे कंसेप्ट पे करवाए हुए हैं। तो फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो 1.8 एक्सरसाइज 1.18 इसका मैंने बताया था कि ये हमेशा x/200 लिखना है आप लोगों ने, साथ ही इक्वल का साइन। अब पहले आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, बारी बारी इसके साथ ही कंपेयर करना होता है। इसके साथ पहले इसको कंपेयर करना है, फिर इसी के साथ इसको कंपेयर करना है। तो इसके ऊपर हाथ रख लें, जिसके ऊपर हाथ रखा होता है उसको हमने समझना है कि वो ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, ठीक है। चाहे हाथ रख लें चाहे स्केल रख लें, मतलब ये होता है कि उसको समझिए कि वो सेम है। 10 मशीनें 200 आइटम बनाती हैं, तो 14 मशीनें पहले से ज़्यादा हो जाएं, ये डेज समझो बराबर है ना, तो मशीनें ज़्यादा हो जाएं तो वो आइटम भी पहले से ज़्यादा तैयार करेंगे। तो इसमें एक चीज़ के ज़्यादा होने से, एक वैल्यू के इंक्रीज़ होने से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। दोनों वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन सीधा। तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका क्या होता है कि हम नीचे से ही जाते हैं ऊपर को, उनके स्टेप से गुजर के फिर ही ऊपर जाते हैं। अब इस एरो का मतलब ये होता है कि पहले हम इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, जैसे ऐसे 14/10 मल्टीप्लाई। अब इसके ऊपर हमने रखना है, इसको छुपा लेना है। अब ये समझे बराबर है, मशीनें बराबर ही हैं। एक दिन में 200 चीज़ें तैयार होती हैं, तो 4 दिनों में उतनी मशीनें उतनी हैं। 4 दिनों में आइटम भी पहले से ज़्यादा तैयार करेंगी, क्योंकि जब दिन पहले से ज़्यादा होंगे तो चीज़ें भी पहले से ज़्यादा तैयार होंगी। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, दोनों साइडों पे ये वाली वैल्यू भी पहले से बढ़ रही है, तो इधर भी हमें अंदाज़ा है कि पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन सीधा। तो वो डायरेक्ट का एरो नीचे से ऊपर को होता है, यानी पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे फिर ये। अब इसमें यही चीज़ मुश्किल होती है आगे। आप इसमें ये जो x इधर ही रह जाएगा, 200 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 200 इस तरफ डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाएगा तो उस तरफ मल्टीप्लाई हो गया। अब इस ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, ठीक है ना। अब 14, 4 और 20 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11, 20। तो ये क्या वैल्यू थी, ये एटम्स थे, x था ना, यानी इतने एटम्स वो तैयार करेंगे। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। 25 लेबरर्स। लेबर क्या होते हैं, मजदूर, मेहनत करने वाले। कंस्ट्रक्ट ये तमीर करना, 5 रूम्स इन 18 डेज। 25 अगर मजदूर लगे हों तो वो बना लेते हैं 5 रूम्स इन 18 डेज। इसमें 3 तरह की वैल्यू है, एक लेबरर्स की तादाद है, दूसरा रूम्स की तादाद है, तीसरी डेज का है। इन हाउ मैनी डेज, अब इसमें डेज हमने मालूम करना है। 10 लेबरर्स कंप्लीट 10 रूम्स ऑफ द सेम साइज। अब जो हमने मालूम करना होता है उसको आप बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे लिखें, यानी डेज को लेफ़्ट साइड पे लिखें और आगे फिर हम रूम्स लिख लेंगे और फिर जो लेबरर हैं वो लिख लेंगे। यानी बाकियों की तरतीब जो मर्जी हो, लेकिन इसमें ये रखें जो मालूम करना होता है उसको बिल्कुल आप लेफ़्ट साइड पे लिखें। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखना। तो हमने डेज़ क्योंकि मालूम करने थे इसलिए डेज़ को मैंने बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे लिख लिया, बाकियों की तरतीब जो मर्जी का आप लिखते जाएँ। अब पहली लाइन में था 25 लेबरर्स थे और 25 लेबरर्स 5 रूम्स तैयार करते हैं इन 18 डेज़ में। और इसके बाद हाउ मैनी डेज़, डेज़ मालूम करने हैं। हाउ मैनी डेज़ कैन 10 लेबरर्स, जो कि जिसका नाम आता है ना उसी के नीचे उसकी वैल्यू लिखनी है। 10 लेबर कैन कंप्लीट द 10 रूम्स, कितने दिनों में तैयार करेंगे। अब इनका सबसे और जो इजी मेथड होता है कि ये x वाली वैल्यू होती है ना, ये बिना सोचे समझे x/18 और साथ ही इक्वल का साइन लगा देना होता है। अब हमने कंपेयर करना है x वाली वैल्यू को, पहले इसके साथ कंपेयर करते हैं फिर इसके साथ कर लेते हैं। जिसके ऊपर हमने हाथ रख लिया वो समझें कि वैल्यू ऊपर नीचे सेम है,
यानी कि लेबर्स की तादाद अब हमने अपने माइंड में समझना है कि सेम है। 5 कमरे तैयार करने हों तो 18 डेज़ में तैयार होते हैं उतने बंदे अगर 5 की बजाय 10 कमरे तैयार करना चाहें, क्योंकि बंदों की तादाद जो मज़दूरों की तादाद वही है, तो 5 कमरों की बजाय 10 कमरे तैयार करना चाहें तो हमें दिन पहले से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि कमरे पहले से ज़्यादा तैयार करने हैं ना, बंदे उतने ही हैं, तो हमें दिन भी पहले से ज़्यादा लगेंगे। तो दोनों वैल्यू ज़्यादा हो रही हैं, ये वाली वैल्यू पहले से ज़्यादा हो रही है, ये भी पहली वैल्यू पहले से ज़्यादा होगी। तो दोनों वैल्यू ज़्यादा हो रही हों या दोनों ही कम हो रही हों तो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो सीधा तरीका जो होता है ना किसी के घर जाने का, वो होता है नीचे से ऊपर, ठीक है ना। हम सीढ़ियों से आगे अंदर गेट में एंटर होते हैं, ठीक हो गया ना। ये वैसे समझाने के लिए ये ना कहना कि हमारा तो गेट ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। ये समझाने का एक ज़हन को ना याद रखने का तरीका होता है। इसका मतलब होता है कि पहले 10 लिखेंगे, 10/5 साथ ही मल्टीप्लाई का साइन। अब इनके ऊपर हम हाथ रख लेंगे, इनकी तादाद समझे बराबर है, जिसको छुपाया होता है ना वो समझना होता है कि इक्वल है। अब इसमें अगर 25 मज़दूर हैं तो वो उतने ही कमरे 18 दिनों में तैयार करते हैं। अगर मज़दूर हमारे हो जाएं 10, ठीक है ना, और कमरे हमने उतने ही तैयार करने हो, ये तादाद बराबर है ना। आप अपने माइंड में चाहे इसको समझ लें कि ये भी 10 है, ये भी 10 है। 25 मज़दूर 10 कमरे 18 दिनों में बनाते हैं, तो मज़दूर पहले से हो गए कम, तो कमरे उतने ही हैं। तो उतने ही कमरे बनाने के लिए कम मज़दूर पहले से ज़्यादा टाइम लेंगे या कम लेंगे। मज़दूर पहले से कम हो गया तो उनको उतने ही कमरे बनाने के लिए पहले से ज़्यादा टाइम लगेगा। ये पहले से ज़्यादा, ये वाली वैल्यू पहले से कम हो रही है और ये वाली वैल्यू पहले से ज़्यादा हो रही है। एक तरफ वैल्यू कम हो रही हो, एक तरफ ज़्यादा हो रही हो, तो ये होता है इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स में मतलब उल्टा, यानी ऊपर से नीचे को, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है उल्टा तरीका होता है ना, जो किसी के घर जाने का चोरों वाला तरीका, जो दीवारें फलां के आते हैं। इसको इस तरह करके अपने ज़हन में रख लें आप। इसको आप लिख लेंगे अब 25/10, 25/10। अब ये 18 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 18 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 10 के साथ, तो ये 10 वैसे कम्प्लीटली क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया ना। तो अब ये 5 के साथ ये कटिंग हो जाएगी, 5 1 दा 5 5 दा। अब 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाता है 90। 90 क्या है, 90 डेज़। तो जो बच्चे ख़ासतौर पे 8 में स्कॉलरशिप के पेपर देते हैं ना, तो उसमें आपने इसका आंसर को इस तरह करके लिखना है बुक के ऊपर कि इसको जब 90 आंसर आ गया ना, तो इसमें हाउ मैनी की जगह पे लिख देंगे इन हाउ मैनी डेज़ की जगह पे आ जाएगा 90। ऐसे करके स्टेटमेंट आपने एंड पे लिखनी है पेपर के अंदर। 90 डेज़ कैन 10 लेबर कंप्लीट 10 रूम्स ऑफ सेम साइज। इस तरह करके आपने एंड पे आंसर लिख देना है।